हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में। आप सबको हमारे चैनल क्लैरिटी टीवी पे खुशामदीद। आपके लाइक और व्यूज़ के लिए बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो भी बहुत दिलचस्प और उम्दा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक नई और मुनफरिद इंफॉर्मेशन के साथ हम दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज की जो वीडियो है वो है ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे पावरफुल साया। आपने इस कंपनी का नाम कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन यही वो कंपनी है जो दुनिया को चुपचाप कंट्रोल कर रही है। ब्लैक रॉक एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो आज के दौर में हर चीज की मालिक है। यूएसए के सबसे बड़े बैंक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ तक कि दुनिया में जितने स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें से 10% का हिसाब सिर्फ ब्लैक रॉक के पास है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस वक्त ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करता है। जी हाँ, 10 ट्रिलियन यानी आधा अमेरिका। ब्लैक रॉक अब इतना ताकतवर हो चुका है कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स भी उसके असर में आ चुकी हैं। गवर्नमेंट्स अक्सर ब्लैक रॉक की मदद तब लेती हैं जब इन्हें रिसेशन से निकलना होता है। ब्लैक रॉक का फाउंडर लैरी फिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जैसे सेक्रेटिव ग्लोबल बोर्ड्स का भी एक अहम हिस्सा है। जैसे हेनरी किसिंगर ने कहा था, जो पैसा कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है। सिर्फ 34 सालों में यानी 34 इयर्स में इस कंपनी ने वो कर दिखाया है जो कभी कोई कंपनी करना सोच भी नहीं सकती, दुनिया भर पर अपना कब्जा जमाना। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमें शायद ही इस कंपनी का नाम भी कहीं सुना हो। इस कंपनी ने कैसे इस मुकाम को पाया, आए जानते हैं इसके राज। लैरी फ्रैंक 1952 में लॉस एंजलिस के अमीर खानदान में पैदा हुआ और बचपन से ही उसके अंदर पावर की भूख थी। इसी के चलते उसने पॉलिटिक्स में करियर बनाने का सपना देखा और UCLA से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। लेकिन वो जल्द ही समझ गया कि रियल पावर पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पैसे में है। कॉलेज के दिनों में ही वो एक सीक्रेट एलीट सोसाइटी का हिस्सा बन गया, कप्पा बीटा फी, जिसमें माइकल ब्लूमबर्ग जैसे नाम भी शामिल थे। लेकिन यहाँ से लैरी ने कनेक्शंस बनाए जिसे उसने बाद में इस्तेमाल किया और न्यूयॉर्क के इन्वेस्टमेंट बैंक फर्स्ट बॉस्टन में अपनी एंट्री बनाई। फिर मॉर्गेज बैंक्स के जरिए $1 बिलियन प्रॉफिट कमाया। 1986 में लैरी से एक बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से कुछ महीनों में ही $100 मिलियन का नुकसान हो गया और इसका रिजल्ट कंपनी से निकाल दिया गया। लोग अक्सर सिमिलर हालत में अक्सर फंस जाते हैं, लेकिन लैरी ने फाइनेंशियल दुनिया में अपना नाम रोशन किया। फर्स्ट बॉस्टन नामी बैंक, जहां लैरी ने सिर्फ काम नहीं किया बल्कि खुद को पैसे कमाने वाली मशीन बना दिया। वो इतना कमा चुका था कि उसने बैंक के लिए $100 बिलियन का मुनाफा जनरेट किया और ऐसा लगता था कि अब CEO बनना सिर्फ कुछ वक्त की बात है। लेकिन हर कामयाबी का एक नुकसान होता है। लैरी के लिए नुकसान की बात ये थी, उसने एक ऐसी चीज में एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी जो उस वक्त किसी को समझ नहीं आती थी, रिस्की और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स। पैसा जो वो कमा रहा था उसे लगता था कि सिर्फ उसका हक है। और यहाँ से शुरू होती है एक टाइम बॉम्ब की कहानी जिसे सिर्फ लैरी ही डिफ्यूज कर सकता था। 1986 में उसके रिस्की डिसीजंस उसी पर भारी पड़ गए, एक के बाद एक बैड इन्वेस्टमेंट्स, और कुछ ही महीनों में लैरी ने बैंक के $100 मिलियन उड़ा दिए। वही लैरी फ्रैंक जो कभी अनस्टॉपेबल था, अब बैंकिंग दुनिया से निकाल दिया गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। लेकिन लैरी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी सबसे बड़ी गलती को अपने सबसे बड़ी ताकत बनाया। उसने कसम खाई कि अब वो रिस्क लेने वाला नहीं, रिस्क को मैनेज करने वाला बनेगा। इसी सोच के साथ इसने शुरू किया एक नया मिशन। लैरी ने कुछ पुराने दोस्तों कप्पा बीटा फी के कॉन्टेक्ट्स के साथ मिलकर बनाया एक नया प्लान। जॉबलेस और 36 इयर्स की उम्र में अब वो सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने आया था। आम आदमी के लिए ये द एंड होता, लेकिन लैरी के लिए ये नई शुरुआत थी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक रॉक। 1988 में लैरी फ्रैंक ने अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर ब्लैक रॉक शुरू किया। 5 सालों में जो कंपनी 5 मिलियन इवैल्यूएशन पर थी वो बढ़कर कंपनी $8 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन लैरी सिर्फ बिजनेस में नहीं, पावर पॉलिटिक्स में भी एक्सपर्ट था। अपनी ही को फाउंडर श्वार्ट्जमैन से उसने अपनी कंपनी का कंट्रोल छीन लिया। उसके $250 मिलियन का स्टेक आज के दौर में $12 मिलियन से ज्यादा का होता। उसी दिन से लैरी की अनस्टॉपेबल जर्नी शुरू हुई। इवन क्राइसिस के दौर में भी ब्लैक रॉक ने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया। जो टाइम बॉम्ब लैरी ने फर्स्ट बॉस्टन में बनाया था 2008 में वो फट गया। दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट तबाह हो गई, लेकिन लैरी फ्रैंक के पास ऑलरेडी प्लान तैयार था। ब्लैक रॉक ने अपना फोकस रिस्क मैनेजमेंट को बनाया था, इसलिए क्राइसिस के दौर में भी कंपनी सेफ रही। यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी के साथ कनेक्शंस का फायदा उठाते हुए लैरी ने बिना किसी कंपटीशन के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जीत लिए। बैंक्स जो कोलैप्स हो रहे थे उनके एसेट मैनेज करने का काम ब्लैक रॉक को मिल गया, यानी क्राइसिस का किंग मेकर बन गया लैरी फिंक।
اس کے بعد بلیک راک نے دنیا کا سب سے پاورفل انویسٹمنٹ ٹول بنایا، ETFs۔ لوگ اپنے پیسے بلیک راک کے فنڈ میں ڈالنے لگے اور اسی دور میں لیری نے بنایا ایک سپر کمپیوٹر الادین ایسی AI ٹیکنالوجی تھی جو دنیا کے فائنینشیل ٹرینڈز کو پریڈکٹ کر سکتی تھی۔ آج الادین $20 ٹریلین ایسٹ مینج کرتا ہے جو پورے US GDP سے زیادہ ہے۔ اس AI کے ذریعے بلیک راک ہر انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرتا گیا، میڈیا، ٹیک، آئل، ویپنز، ریئل اسٹیٹ، کیا نہیں خریدا انہوں نے۔ بلیک راک اور وینگارڈ مل کر آج کے دور کے 90% سے زیادہ میڈیا کے مالک ہیں۔ فاکس، CBS، NBC، ڈزنی، اسکائی، سب میں ان کا اسٹیک ہے۔ گوگل، فیس بک، Amazon، ٹویٹر، سب کے ٹاپ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز بھی یہی لوگ ہیں، اور اسی لیے آپ نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سنا۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کی اصلیت نہ سمجھے۔ بلیک راک کے پاس صرف پیسہ نہیں، ان کے پاس آپ کا ڈیٹا بھی ہے، آپ کی انشورنس، پینشنز، بینکس، سوشل میڈیا، جتنا ڈیٹا آپ دے چکے ہیں سب بلیک راک کے پاس ہے۔ الادین اس ڈیٹا کو یوز کر کے گورنمنٹس اور کمپنیز کو انفلوئنس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپین یونین کے بینک ریگولیشنز کا کام بھی بلیک راک کو دیا گیا، جبکہ وہ خود ہی ان بینکس کے مالک بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خود بینکس کے مالک ہو کر خود ہی ریگولیشنز بنانا، کیا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں؟ جواب ہے بالکل، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، لیکن کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ خود کو گلوبلی ایکسپینڈ کرنے کے لیے بلیک راک نے کوشش شروع کر دی اور 2020 میں بلیک راک کو چائنا میں میوچل فنڈ انڈسٹری میں گھسنے کی پرمیشن مل گئی، یعنی اب بلیک راک چائنا کی بلیک لسٹڈ کمپنیز میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ ہک ویژن جیسی سرویلنس کمپنیز جو ہیومن رائٹس ابیوز میں انوالو ہیں، اس میں بھی بلیک راک پیسہ ڈال رہا ہے۔ اور یہ پیسہ ہے کس کا؟ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، یہ پیسہ ہے آپ کا۔ آپ کے ریٹائرمنٹ فنڈز، بینک سیونگز، سب کچھ بلیک راک کے ذریعے چائنا جا رہا ہے۔ بلیک راک نے 2018 میں کمپنیز کو کہا، سرو اے سوشل پرپس، ورنہ ہم آپ کی سپورٹ ہٹا دیں گے، یعنی وہ کلچر کا باپ بلیک راک خود بن گیا۔ کمپنیز کو ESG سکور دیا انوائرمنٹ، سوشل اور گورننس کی بیسس پر۔ آپ ووک ایڈ بنائیں یا پولیٹیکل ویوز کو سینسر کریں، آپ کا سکور بڑھتا ہے اور ساتھ میں انویسٹمنٹ بھی۔ لیکن یہ صرف ایک فیصد ہے، کیونکہ جو کمپنی دنیا میں سرویلنس، وار اور اتھارٹیرین ریجیمز کو فنڈ کرتی ہے وہ کبھی سوشلی رسپانسبل نہیں ہو سکتی۔ بلیک راک آج صرف ایک کمپنی نہیں، یہ ایک شیڈو گورنمنٹ ہے جو میڈیا، پالیٹکس، فائنانس اور کلچر کو کنٹرول کرتی ہے۔ آج کے دور میں ہم فری مارکیٹ کیپٹلزم میں نہیں، سوشلزم فار دا رچ میں جی رہے ہیں۔ جب تک بلیک راک جیسے انسٹیٹیوشنز کا انفلوئنس ختم نہیں ہوتا، عام آدمی کے لیے گھر لینا مشکل ہے۔ فیوچر میں ڈیموکریسی ایک illusion بن کے رہ جائے گی اور دنیا ایک سائلنٹ فائنینشیل ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ شکریہ۔